हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम अपने एक नए कंटेंट के साथ में आपके पास में हाजिर हैं। जैसा कि हमारा कल का कंटेंट जो था वो सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन की बातें की थी। आज उसी रेशम कीट पालन के बोम्बेक्स मोराई की बात करेंगे, जिसमें से उसका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया था। और टॉपिक स्टार्ट करें या कंटेंट स्टार्ट करें उससे पहले एक बात बताता हूं मैं आपको कि हमें पता है विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि फिलहाल में बहुत सी टेक्नोलॉजी ने हमें घेर रखा है। लेकिन अगर प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में कुछ चीजें हैं, जैसे पानी, वायु, टेम्परेचर और पेड़ पौधे। इनके बिना हमारे जीवन की कल्पना भी क्या है, असंभव है। इनके बिना हमारा जीवन भी क्या है, असंभव है। चलो ज्यादा देरी ना करते हुए सीधा हम स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। ये हमने अपना ब्लैक बोर्ड ओपन किया, इसमें हमने हेडिंग लगा रखी है बोम्बेक्स मोराई, और सामने आपको दो डायग्राम दिखा रखे हैं। कितने डायग्राम दिखा रखे हैं बेटा? दो डायग्राम आपको मैंने शो कर रखे हैं। इन दो डायग्रामों की हम बात करेंगे, पूरे की बात करेंगे, एक एक पॉइंट बना करके बात करेंगे कि बोम्बेक्स मोराई में एक्चुअलिटी में होता क्या है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। तो देखो, बोम्बेक्स मोराई की अगर हम बात करें तो बोम्बेक्स मोराई क्या है। तो कल आपके लिए बात हो गई थी कि बोम्बेक्स मोराई एक रेशम का कीट है। क्या है? रेशम का कीट है, जो हमें क्या देगा बेटा? रेशम देगा। जो हमें क्या देगा? रेशम देगा। तो याद रखना है, रेशम कीट हमें क्या दे रहा है? रेशम दे रहा है। अब बात करें कि ये जो रेशम कीट है, बोम्बेक्स मोराई है, ये कैसी जाती है। तो हम लिखेंगे बेटा यहां पे, ये पालतू कीट है। कैसा कीट है बेटा? पालतू कीट है। अर्थात यहां पे देखो, अर्थात लिखकर हम लिखेंगे, अर्थात यदि इसका पालन पोषण या देख रेख सही ढंग से ना की जाए, सही ढंग से ना की जाए, तो ये पनपने में या रेशम देने में क्या होगा? अक्षम होगा, यानी रेशम नहीं मिलेगा। इसका बराबर ध्यान रखना है, अंडे कब देगा, स्फुटन कब होगा, कोई सा इसके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, इसके कोई शत्रु तो नहीं पहुंच गए। इन सब चीजों की हमें क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो, हमने यहां पे दो डायग्राम आपके सामने बना रखे। एक डायग्राम तो अडल्ट का है। किसका है? अडल्ट का, यानी वयस्क का, वयस्क का है। और एक डायग्राम मैंने रियल बना रखा है, जो बोम्बेक्स मोराई कुछ इस प्रकार की हमें दिखाई देती है। देखो, दोनों डायग्राम ऊपर और नीचे देखो कि डायग्राम सेम से, ये बनाया हुआ डायग्राम है और ये जो रियल बोम्बेक्स मोराई है, रेशम कीट है, उसकी बात करें। तो देखो, ये जो रेशम कीट है, ये जो रेशम कीट है, इसकी पूरी लंबाई, तो हम क्या लिखेंगे? रेशम कीट की लंबाई। तो इसकी जो लंबाई होगी बेटा, वो 4 से 5 सेंटीमीटर होगी। यानी पूरी जो लेंथ होगी इसकी, वो कितनी होगी बेटा? 4 से 5 सेंटीमीटर। अब बात करें सर इसका कलर कैसा होगा। तो देखो, आपको देखो एक कलर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? ये कलर कैसा दिख रहा है आपको? क्रीम कलर का दिख रहा है। कैसे कलर का? क्रीम कलर का, जिसे अपन गंदा सफेद कलर भी बोलते हैं। कैसा कलर बोलते हैं? गंदा सफेद कलर भी बोल सकते हैं, हल्का पीला कलर भी बोल सकते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा बेटा रंग। रंग में हमें या तो क्या लिखेंगे? क्रीम, या गंदा सफेद, या हल्का पीला। ये एक्चुअलिटी के अंदर इसका क्या होता है? कलर होता है। अब हम इसे क्रीम बोल दें, या थोड़ा अगली व्हाइट बोल दें, या लाइट येलो बोल दें, आप पर डिपेंड करता है। ठीक है,
इसके अलावा देखो यहां पर और क्या है, तो यहां पर सबसे मेन एक जोड़ी यानी वन पेयर संयुक्त नेत्र यानी कंपाउंड आईज पाई जाती है। यहां सेंटर में देखो ये 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, इसकी आई होती है, कंपाउंड आई संयुक्त नेत्र, जिससे ये देखने का कार्य करता है। ठीक है, वन पेयर देखो यहां पर एंटीना लिखा हुआ है, तो ये एंटीना भी कितना होता है बेटा, वन पेयर। और एंटीना को हम क्या लिखते हैं बेटा, श्रृंगिका। तो यहां पर वन पेयर क्या होंगे, श्रृंगिका होंगी या एंटीना होगा। समझ गए बात को। और इन्हीं एंटीनाओं से वो क्या ग्रहण करता है, सूचनाएं ग्रहण करता है। कोई भी सूचना उसको चाहिए, किसी भी प्रकार का स्टिमुल हो, वो सब इसको किससे मिलता है बेटा, एंटीना से मिलता है। ठीक है, तुरंत घुमाता है और तुरंत सूचनाएं ले लेता है। जैसे पुराने समय के अंदर जब एंटीने वाले एंटीने लगाते थे, डिस्क एंटीने, और नीचे जब नहीं आ रहा होता था सिग्नल, तो एक आदमी ऊपर जाता था और उसको हिलाता था, हाँ आया नहीं आया, आया नहीं आया, तो वही एंटीना कौन है, ये। इससे भी क्या लेता है, ये सूचना लेता है, स्टिम्यूल लेता है और तुरंत अपने शरीर को दे देता है, और फिर ये एक्टिवेट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, कार्य करने लग जाता है। समझ रहे हो बात को। इसके बाद में तो देखिए, अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, पंखों की बात कर रहे हैं। और पंख कितने होंगे बेटा, यहाँ पे 2 पेयर। कितने पंख होंगे, 2 पेयर, एक ये रहा और एक ये रहा। देखो बेटा अग्र, फोर का मतलब क्या हो गया, अग्र, और हिंड का मतलब क्या हो गया, पश्च। समझ रहे हो बात को। अग्र पंख और पश्च पंख कितने पाए जाएंगे, 2 पेयर, एक लेफ्ट साइड में तो एक राइट साइड में। क्या काम आएगा, उड़ने के। क्या काम आएगा, उड़ने के। अगर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो क्या करेगा, पंखों से जाएगा, यहां से वहां चला गया। समझ रहे हो बात को। जैसे पापा की प्रिया है, उड़ती रहती है ना, वैसे वैसे विंग्स भी क्या करते हैं, बढ़िया उड़ने का काम करेंगे। ठीक है, और जस्ट नीचे की ओर जैसे वक्ष पार्ट है, देखो यहां बात करें वक्ष पार्ट है, इस वक्ष पार्ट पर 3 पेयर क्या पाए जाएंगे बेटा, लेग पाई जाएंगे। क्या पाई जाएंगी, लेग पाई जाएंगी, टांगे पाई जाएंगी। और टांगों का काम क्या है बेटा, चलने का काम होता है। क्या काम होता है, चलने का। अब समझो नीचे की ओर क्या है, उधर भाग है, जहां पर क्या पाए जाते हैं, सेगमेंट पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं। क्लियर बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम आगे की ओर चलते हैं, जो इसकी कुछ मेन इंपोर्टेंट चीजें और पढ़ते हैं, जो इसके पूरे को हम कंप्लीट करते हैं। देखो यहां पर एक डायग्राम और लगा रखा है पढ़ने, वही चीज। तो देखो इसी डायग्राम में एक बार दोबारा से जो चीजें हमने पढ़ी है उनको वापस से डिस्कस कर लेंगे और इस पूरे डायग्राम की कंप्लीटेशन से बात करते हैं। तो देखो होता क्या है बेटा, याद करो, मैंने क्या कहा आपको कि 3 जोड़ी क्या पाई जाती है, लेग्स पाई जाती है। अब देखो यहां पर कई बार फर्टिलाइजेशन, अब जनन पूछेगा आपसे, फिर अपने पास में फर्टिलाइजेशन आएगा। अब जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, अब ये जो फर्टिलाइजेशन है ना, वो कौन सा होगा बेटा, इंटरनल। कौन सा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब ये भी होता है कि यहां पर बुम्बेक्स मोराई के अंतर्गत जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उसके यानी फर्टिलाइजेशन के 24 हावर्स के बाद में, कितने, 24 हावर्स के बाद में जो फीमेल होती है ना, जो फीमेल होगी, क्या देना बंद कर देती है, एग देना बंद कर देती है, बस इतने देती है। अब इन अंडे आ गए, अब इन अंडों में क्या होगा बेटा, स्फुटन। क्या होगा, स्फुटन, फूटेगा। अब जैसे ही ये फूटता है तो क्या निकालता है, एक लार्वा निकालेगा। क्या निकालेगा, एक लार्वा निकालेगा। अब लार्वा की अगर मैं बात करूं तो ये जो लार्वा होता है ये बहुत काम का है यहां पे, और इस लार्वा को हम क्या लिखते हैं बेटा, कैटरपिलर लार्वा। कौन सा लार्वा लिखेंगे, कैटरपिलर लार्वा, कैटरपिलर लार्वा। अब यही लार्वा है ना, यही लार्वा है, और इस लार्वा में कहां से, लार ग्रंथियों से, कहां से, लार ग्रंथियों से क्या निकलेगा, रेशम निकलेगा। क्या निकलेगा, रेशम निकलेगा। या मैं कह दूं कि इन लार ग्रंथियों से एक तरल निकलता है, और यही तरल आगे जाकर किस में तब्दील होगा, रेशम में तब्दील होगा। अब ये जो तरल निकलता है, ये जो रेशम निकलता है, तो कैटरपिलर लार्वा क्या करता है, अपनी सर को घुमाता रहता है, जोर जोर से घुमाता है, कितना जोर जोर से, जितना जोर उसमें होगा घुमा जाएगा। क्यों, रेशम को इकट्ठा करना है, उसको क्या करना है, रेशम को इकट्ठा करना है। और जैसे उसके सर के ऊपर पूरा ऐसे बर्डन बढ़ जाएगा ना रेशम का, उसको हम कह देंगे कोकून। क्या कह देंगे, कोकून। अगर रेशम कहां बैठा है, कोकून में बैठा है। कहां बैठा है, कोकून के अंदर बैठा है। अब एक चीज देखो, ये अंडा है, ये लार्वा है, ये अंडा है, ये लार्वा है, इनके बीच में कोई तो फेज है ना, बिल्कुल है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मैंने बताया था आपको बेटा कि अगर
कहीं पर लार्वा अवस्था है या अंडे से डायरेक्ट शिशु का निर्माण नहीं हो रहा है तो वहां कौन होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर बात है, ये बात हो गई। अब स्फुटन कब हुआ, 10 दिन बाद में, चलो हो गई बात। अब ये जो अंडे है, मादा जो है, ये जो अंडे है ना, वो हमेशा कहां दिए जाएंगे, शहतूत की पत्ती की ऊपरी सतह पर। किस पर, ऊपरी सतह पर। ये लो भाई, हमने बढ़ा दिए शहतूत की पत्ती की ऊपरी सतह पर। क्लियर बात। अंडे का रंग कैसा होगा, सफेद होगा। क्या पाया जाएगा, कवच पाया जाएगा। किससे बचने के लिए, टूटने से बचने के लिए, सुरक्षा के बचने के लिए, वातावरण में आ रहे अन्य कारकों की वजह से। क्लियर बात है। दूसरी बात और करते हैं यहां पे कि ये जो लार्वा है, इसने अपना काम कर दिया, इसने अपना काम कर दिया, बखूबी कर दिया, लार्वा भी मिल गया। अब एक चीज और याद रखना, ये जो कोकून है ना, इससे हमें क्या प्राप्त करना है, रेशम। कैसे प्राप्त करेंगे उसकी बात करेंगे। उससे पहले मैं डायग्राम में आपको मेन इंट बताता हूं। देखो याद रखना, एक एंटीना, दोनों को मिला के मैं कितने लिखूंगा बेटा, 1 पेयर एंटीना। मैंने क्या लिखा, 2 पेयर विंग, 1 पेयर 1 पेयर, तो ये तो 1 पेयर विंग हो गई। उसी प्रकार 1 पेयर की तरह एक पेयर, 1 पेयर क्या है अपने पास में, फिर विंग है। तो टोटल कितनी पेयर है, 2 पेयर है। मैंने कहा था एक और एक, दो के पास में कंपाउंड आइस, तो फिर मैं इसको बेटा क्या लिखूंगा, 1 पेयर कंपाउंड आइस। ठीक है। इसके बाद में मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर ये वक्ष पार्ट है, यहां पर क्या पाए जाएंगे, 3 पेयर लेग पाए जाएंगे। पूरी स्ट्रक्चर की लेंथ कितनी है, 4 से 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 4 से 5 सेंटीमीटर। कलर कैसा है बेटा, क्रीम कलर है, गंदा सफेद है, लाइट येलो है। ठीक है, ये शॉर्टकट में बात हो गई। अब हम बात करते हैं कोकून से रेशम कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पे हेडिंग के रूप में बेटा, कोकून से रेशम प्राप्त करने की विधि। अब देखो, कोकून से रेशम प्राप्त करने की विधि के लिए याद रखना, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो हमें क्या करना, मैकेनिज्म या ऑब्टेनिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून। अब कोकून से रेशम प्राप्त करने के लिए 2 फॉर्म याद रखने हैं। कितने फॉर्म बेटा, 2 फॉर्म। इन 2 फॉर्मों के नाम क्या होंगे बेटा, एक का नाम होगा स्टिफलिंग। क्या होगा, स्टिफलिंग। एक का नाम क्या होगा बेटा, रीलिंग। क्या होगा, रीलिंग। स्टिफलिंग में भी क्या करना है हमें, कोकून को गर्म। स्टिफलिंग में भी क्या करना है, कोकून को गर्म करना है। रीलिंग में भी क्या करेंगे, गर्म। तो कैसे करेंगे उसकी बाद बात करेंगे। कोकून को गर्म कर दिया। अब जैसे ही ये कोकून गर्म होता है, या हम ये भी लिख सकते हैं, या इसको हम किस में गर्म करेंगे, ओवन में। किसमें करते हैं, ओवन में गर्म करते हैं। अब बेटा करते क्यों है, मुद्दा वो है करते क्यों है, क्यों, क्योंकि इसकी किस अवस्था को मारना है, प्यूपा अवस्था। किसकी अवस्था को मारना है, प्यूपा अवस्था को मारना है। क्यों मारना है, अगर प्यूपा अवस्था जीवित रह गई, कोकून में रह गई, तो कोकून को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। अब छोटी चीज आप लोगे क्या, नहीं, आपको तो लंबी चीजें आदत है। समझ रहे हो ना बात को। अगर आपको छोटे छोटे टुकड़ों से प्राप्त रेशम की अगर स्वेटर पहना दी जाए, पहनोगे क्या आप, नहीं, नहीं पहनेंगे हम तो। आपको तो फ्रेश माल चाहिए ना। अगर आपके पास में ऊन है, ऊन से आपको स्वेटर बनाना है, और ऊन में गिठान लगा के बना दो, पहनोगे नहीं। अगर गलती से किसी ने एक झटका निकाला, पूरा निकल के चला जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। तो कुल मिला के क्या है, हमें फ्रेश माल चाहिए, इसलिए प्यूपा को मार दो, फ्रेश मिल जाएगा। समझ रहे हो ना बात, प्यूपा को मारो, क्या मिलेगा, फ्रेश मिल जाएगा। ये तो बात हो गई स्टिफलिंग की बात। अब रीलिंग क्या कहता है, तो रीलिंग सिंपल सी बात कहेगा कि या हम लिख दें यहां पे, कोकून से रेशम प्राप्त करना। कोकून से क्या प्राप्त करना है, रेशम प्राप्त करना है। और कोकून से रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहला रही है, रीलिंग कहला रही है। या कोकून को खोलने की प्रक्रिया क्या कहला रही है, रीलिंग। खोल दो बेचारे को, क्या कर दो, खोल दो, टूट जाएगा बेचारा, तोड़ दो, खोल दो। कोकून से रेशम प्राप्त करना क्या है, रीलिंग। कोकून को तोड़ दो, क्या है, रीलिंग। कैसे तोड़ेंगे, गर्म करके तोड़ेंगे। और गर्म तो देखो बहुत जरूरी है। अगर हॉटनेस नहीं होगी ना तो टूटेगा नहीं वो। तो पहले हॉटनेस जरूरी है, उसके बाद में वो टूटेगा। पहले हॉटनेस दो, फिर वो टूट जाएगा। टूटने के बाद हमारा काम हो जाएगा, हमें हमारी चीज मिल जाएगी। समझ रहे हो बात को। अब देखो, ये रेशम प्राप्त हो गया, हुआ नहीं हुआ रेशम प्राप्त। अब देखो, अब ये जब कोकून से रेशम प्राप्त,
तो हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे बेटा, गर्म करेंगे। कर दिया गर्म साहब, गर्म हो गया। अब जैसे ही गर्म होता है तो ये कोकून में जो रेशम था उसके बंध क्या हो जाएंगे, कमजोर। क्या हो जाएंगे, कमजोर। अब जैसे ही ये कमजोर होता है, खुल जाता है, तो उसे हम कौन सा रेशम कहते हैं बेटा, कच्चा रेशम। क्या कहेंगे, कच्चा रेशम। इस कच्चे रेशम में क्या डाल दो आप, केमिकल। क्या डाल दो, केमिकल। जैसे ही केमिकल मिलाओगे किस में बदल जाएगा, पक्का रेशम। समझ रहे हो बात को। सकरात, पतंग उड़ाए, एक सफेद एक कलरफुल। सफेद वाली थोड़ी कच्ची आती है ना, उसके ऊपर जब रंगफुल कलरफुल की बात करते तो अपने पास उसमें बढ़िया लेयर बनी हुई आती है, बिल्कुल बारीक, लेकिन उंगली भी काट लो। क्यों, उसके ऊपर कई प्रकार के केमिकल्स डाले गए हैं और उससे वो क्या बन गया, पक्का। खींच, नहीं टूटेगा। क्यों, पक्का बन चुका है ना वो। अब वैसे ये है, इसको भी क्या बनाना है, पक्का बनाना है। तो पहले कच्चा लो, कच्चे के बाद में केमिकल डालो, केमिकल से क्या बनेगा, पक्का। और ये जो पक्का रेशम है ना, इसको हम बोलते हैं स्पिन। क्या बोलते हैं, स्पिन सिल्क। अगर इसकी और बात करें तो इसको हम बोलेंगे फाइबर सिल्क। क्या बोलेंगे, फाइबर सिल्क। और ये जो स्पिन सिल्क है या फाइबर सिल्क है, इसको हम ये कह सकते हैं स्पिनरेट नलिकाओं से। किससे बात करेंगे, स्पिनरेट ट्यूबुल से क्या निकलती है, लार ग्रंथियां निकलती हैं। और ये जो लार ग्रंथि है ना, ये जो लार ग्रंथि है बेटा, यही क्या देती है, यही क्या देती है, रेशम देती है। क्या देगी, रेशम देगी। क्लियर बात है। अब इसको देखो, कोकून प्राप्त कर लिया, रेशम निकल गया। अब एक्चुअल में रेशम क्या है, तो फिर अपन पेज पे चलता है। अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, रेशम की। रेशम को क्या लिख रहे हैं, सिल्क। अब ये जो रेशम है ना, ये किससे मिलकर बना है, तो बेटा दो प्रोटीन से। कितने प्रोटीन से, दो से। एक प्रोटीन जो होती है वो तो होती है अघुलनशील, किसमें, पानी में। किसमें बेटा, पानी में। और एक क्या होगी बेटा, घुलनशील। एक तो क्या है अघुलनशील, अनसोल्यूबल, और एक क्या है, सोल्यूबल। अनसोल्यूबल जो है ना वो 75 है, और सोल्यूबल कितनी है, 25। ये सोल्यूबल जो प्रोटीन है ना, इसको अपन जिलेटिन कहते हैं। क्या कहेंगे, जिलेटिन। और ये जो दोनों प्रोटीन्स है ना, ये दोनों प्रोटीन्स ये आपस में बनती है और चिपकी रहती है एक दूसरे से। किससे चिपकती है, सेरेसिन से। किससे चिपकेंगी बेटा, सेरेसिन प्रोटीन से चिपकती है, अघुलनशील और घुलनशील प्रोटीन। अब सुनो मेरी बात, अपन रेशम का कपड़ा लाते हैं, पहनते भी है, और रेशम के कपड़े को पानी में भिगो देती भी, सुखाती भी है। लेकिन एक चीज याद रखना, रेशम का कपड़ा अन्य कपड़ों के मुकाबले में जल्दी सूख जाता है। क्यों सूखता है बेटा, क्योंकि उसका 25% हिस्सा ही भीगता है, बाकी 75% हिस्सा क्या रहता है, बिना भीगा हुआ रहता है। इसलिए रेशम का कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है। समझ रहे हो बात को। अब इसी के साथ अगर हम बात करें, एक और पॉइंट की बात करें यहाँ पे, कि भारत की अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, भारत की। और भारत में कितने जिले हैं, 210। कितने जिले हैं, और जिले तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं केवल कितने जिलों की बात कर रहा हूं, 210 जिले की। क्यों कर रहा हूं, जहां पर केवल क्या प्राप्त किया जाता है, रेशम। क्या प्राप्त किया जाएगा, रेशम पर। दूसरी बात, भारत का रेशम प्राप्त करने में, भारत का रेशम प्राप्त करने में कौन सा स्थान है बेटा, तीसरा। कौन सा स्थान है, तीसरा। इसके अलावा राजस्थान में भी क्या की जाती है, खेती की जाती है। क्या रेशम कीटों को पाला जाता है, बांसवाड़ा में पाला जाता है। मेनली कहाँ पाया जाता है, बांसवाड़ा। जोधपुर में भी पाला जाता है, समझ रहे हो बात को, बाड़मेर में भी, इस साइड के इलाकों में पाया जाता है। समझ गए बात को। और एक चीज याद रखना, अगर पर्सनली हम मलबेरी को उगा रहे हैं, किसके लिए, रेशम प्राप्त करने के लिए, रेशम कीट को पालने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, मोरिकल्चर। क्या कहेंगे बेटा, मोरिकल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे, मोरिकल्चर कहेंगे। याद रखना इस चीजों को, क्या कहेंगे, मोरिकल्चर। क्या कहेंगे, मोरिकल्चर। क्लियर बात है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। ये थर्ड ईयर का पूरा कंटेंट पूरा होता है। यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर का भी कुछ मटेरियल है, कुछ मटेरियल बाद में बात करेंगे, जब अपने पास में पूरा कंटेंट अवेलेबल हो जाता है उसके बाद में बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को फैला दो, लोगों तक भेज दो, और खुश रहो। और सबसे बड़ी बात बेटा, मुस्कुराते रहो जीवन में। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य है।
यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। समझ गए बात को?